प्रभात बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 21 संधि पढ़ेंगे। भाषा प्रयोग से जब दो शब्द एक दूसरे के साथ साथ आते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि, ध्यान देना, पहले शब्द की अंतिम ध्वनि तथा दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि मिलकर परिवर्तन लाती हैं। ठीक है, जो पहला शब्द होगा उसकी आखिरी वाली ध्वनि और जो दूसरा शब्द होगा उसकी पहली वाली ध्वनि, दोनों मिलकर के परिवर्तन ले आती हैं। इस ध्वनि परिवर्तन की प्रक्रिया को संधि कहते हैं। ठीक है, जो ध्वनि से परिवर्तन आता है, इस प्रक्रिया को, जिस क्रिया से ये परिवर्तन आता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे विद्या जमा में अर्थी, विद्या, अंत में हमारा स्वर कौन सा आ रहा है? आ का, और दूसरे शब्द के प्रथम में कौन सी ध्वनि आ रही है? ए। तो फिर क्या बन जाएगा? आ और ए मिलके क्या बना? आ। तो ये क्या हो गया? विद्यार्थी। इसी प्रकार कक्षा जमा में अध्यापिका, कक्षा आ, अध्यापिका का अ, दोनों मिलके क्या बना? कक्षाध्यापिका। इसी प्रकार सूर्य अस्त, ए और ए, दोनों ए मिलने के बाद आ बन जाता है, तो यहाँ क्या बनता है? सूर्यास्त। ऊपर दिए गए विद्यार्थी, कक्षाध्यापिका तथा सूर्यास्त शब्दों में संधि हुई है। ठीक है, क्या हुआ है? इनमें संधि हुई है, क्योंकि अंत के दोनों स्वरों, पहले वाले के अंत के और दूसरे वाले के प्रथम स्वर को हमने मिला दिया है, तो क्या हुआ? यहाँ पे संधि हुई है। विद्यार्थी तथा कक्षाध्यापिका शब्दों में आ ए तथा सूर्यास्त शब्द में ए में संधि हुई है। ठीक है, दो वर्णों के परस्पर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ये है संधि की सटीक परिभाषा। ठीक है, संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के परस्पर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। मिले हुए दो शब्दों को अलग अलग करके संधि की पहली वाली स्थिति में पहुंचाना संधि विच्छेद कहलाता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे दो शब्दों के पहले वाले के अंतिम और दूसरे वाले के प्रथम स्वर को मिलाकर के हमने एक शब्द बनाया, एक परिवर्तन आया उसमें, ये दोनों शब्द मिलके एक शब्द बन गए, तो ये हुई संधि। अब इस पूर्ण शब्द को जब हम इस अवस्था में लाते हैं, पहली वाली अवस्था में, या फिर ये कहें कि संधि किए हुए शब्द को हम बीच में से तोड़ देते हैं, तो उसे हम कहते हैं संधि विच्छेद। ठीक है, यानी कि संधि किए हुए शब्दों को बीच में से, जहां से भी उनको जोड़ा गया उस जगह से तोड़ के अलग अलग करके लिखना, या फिर संधि की जाने वाली पहले की स्थिति जो होती है, संधि करने से पहले की स्थिति जो होती है, उस स्थिति में उसे वापस लाना, वो होता है संधि विच्छेद। अब हम बात करते हैं संधि के भेदों के बारे में। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले हम जान लेते हैं स्वर संधि के बारे में। दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे शीर्षक ही है इसका, स्वर संधि, यानी स्वरों के मेल से जो संधि होगी उसे हम स्वर संधि कहेंगे। अब स्वर संधि के भी 5 प्रकार होते हैं। दीर्घ संधि, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। गुण संधि, जिसमें कोई गुण दिखता हो। वृद्धि, जिससे कोई वृद्धि होती हो। यण संधि, ठीक है। अयादि संधि। अभी हम जानते हैं सबसे पहले दीर्घ संधि के बारे में। दो समान स्वर जब आपस में पास पास आते हैं तो मिलकर उसी वर्ण का दीर्घ स्वर बन जाते हैं। ठीक है, दो समान स्वर एक जैसे होंगे दोनों स्वर, और जब वो पास पास हो जाएंगे, पास पास यानी कि पहले वाले का अंतिम और दूसरे वाले का प्रथम, दोनों पास पास है ना, इनके बीच में और कुछ तो है ही नहीं, तो दोनों पास पास आते हैं तो मिलकर उसी वर्ण का, जो वर्ण उसमें आ रहे हैं ना, दोनों समान होंगे चूंकि, तो ए है तो आ बन जाएगा, ई है तो ई बड़ी ई बन जाएगा, ए है तो बड़ा ए बन जाएगा। इसी प्रकार तो जो भी आएगा, कोई सा भी स्वर होगा तो उसका वो बड़ा वाला बन जाएगा, दीर्घ यानी बड़ा। ठीक है, बड़े स्वर में वो परिवर्तित हो जाएगा, तो वहां हो जाएगा दीर्घ संधि। जैसे छोटा ए दोनों मिलके आ हो गया। इसी प्रकार ए आ फिर भी मिलके आ ही हुआ, तो हमेशा यहाँ पे जो भी परिवर्तन आएगा वो आ ही रहेगा। ए आ के साथ भी आ ही बनेगा और आ के साथ भी आ ही बनेगा। ठीक है, क्योंकि इन्होंने बोला है हमेशा दीर्घ होगा, तो क्योंकि इसका नाम ही है दीर्घ संधि, तो ये हमेशा दीर्घ हो जाता है। जो भी वर्ण होता है, जो भी स्वर होता है, ठीक है, क्योंकि ये स्वर संधि है, तो जो भी स्वर होगा उसी स्वर का वो बड़ा वाला हो जाएगा, तो दीर्घ हो जाएगा, तो ये हो गया दीर्घ संधि। ठीक है, इसी प्रकार ऊ में भी देख सकते हैं आप। ठीक है, अब हम बात करते हैं गुण संधि की। जब ए या आ के आगे ई या ई आए तो दोनों के मिलने से ए बनता है। ठीक है, इनमें परिवर्तन हो जाता है। देखो क्या बोला है, ए हो या फिर आ, और इसके आगे, ठीक है, इसके आगे ई या ई आए। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे ए है, अब ए से आगे क्या आ रहा है?
ई आ रहा है। जैसे स्वर हम देखो शब्दों में देखते हैं इसे, तो स्व व में अ दिख रहा है हमें, और इच्छा, तो यहाँ पे हमें छोटी ई दिख रही है, तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा। चाहे यहाँ पे छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, चाहे यहाँ पे ए हो चाहे आ हो, ठीक है, तो हमेशा क्या बनेगा, ए। इसी प्रकार आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे स्व इच्छा तो क्या हो गया, स्वेच्छा। धर्म जमा में इंद्र, धर्मेंद्र। तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं ए और ई के साथ, आ और ई के साथ, आ और ई के साथ, ठीक है, तो हर जगह यहाँ पे क्या, ए ही बनेगा। इसी प्रकार जब ए या आ के बाद उ या ऊ आए तो दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं, ठीक है। ई हमेशा ए में बदल जाएगी और ऊ जब हमेशा ओ में बदल जाएगा। अब देखो ए के साथ उ तो ओ बना, ए के साथ उ तो ओ बना, तो हमेशा क्या है, यहाँ पे ओ ही बनेगा। अब आगे हम देख लेते हैं, ए या आ के साथ री मिलकर हाँ के बाद री आ जाए तो वहां पे अर हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ए और री, तो यहाँ पे क्या हो गया, अर। जैसे देव, वो में अ दिख रहा है, और ऋषि र दिख रहा है हमें पहले, दिख रहा है पहले, तो यहाँ पे हो गया देव ऋषि। वो के अंदर अ हमें दिख रहा है, और र जो था वो यहाँ पे आ गया, अर्ध र है ना, चूंकि ये देखिए अर्ध र है। जो भी हमारे वर्ण होते हैं जैसे क ख ग घ, अगर इनके अंदर जब तक हम इनको और भी अगर छोटे टुकड़े में बांटे तो ये ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। ये अर्ध का है, जब हम इसको कहीं पे लिखेंगे तो ये ऐसे आएगा। जब इसमें अ का मिलान हो जाएगा तभी ये पूर्ण होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ पे र के नीचे हलंत देख रहे हैं आप, तो ये हो गया हमारा अर्ध र, ठीक है। तो ये अर्ध र हमेशा ऊपर आता है। जैसे यहाँ पे देखो ब्रह्म जमा में ऋषि, म में अ दिख रहा है और यहाँ पे री, तो यहाँ पे म में जो ये अ है वो यहाँ पे दिख रहा है हमें म में, और री जो था जो र है वो ऊपर आ गया अर्ध स्वर के कारण, ठीक है। तो जहां कहीं भी री होगा ए और आ के बाद वहां पे अर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं व्यधि संधि के बारे में। जब ए या आ के बाद ए या ए हो तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चाहे ए आए चाहे ए आए, चाहे वो अ के साथ हो चाहे आ के साथ हो, हमेशा रहेगा बड़ा ए, ठीक है। ये वृद्धि करता है, क्या करता है, ये वृद्धि करता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि आ गई ए और ए के साथ बड़ा ए, जैसे एक और एक, एक एक, लोक जमा में एशना, लोकेशना, ठीक है। तो ए बन जाता है यहाँ पे हमेशा, चाहे वो अ के साथ ए हो चाहे ए हो, तो हमेशा ए ही बनेगा। इसी प्रकार ए और आ के बाद ओ या औ हो तो मिलकर औ ही होगा, वृद्धि रहेगी हमेशा, ठीक है। वृद्धि का मतलब ही होता है बढ़ोतरी करना, और ये बढ़ता है, चाहे छोटा है चाहे कोई भी आए, बड़ा ही रहेगा इसमें, ठीक है, बढ़ जाएगा इसमें, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने दीर्घ वाले में बात की थी, तो यहाँ पे ये था कि उसमें एक समान आते थे स्वर, थे ना, यहाँ पे एक समान स्वर बोला था, जो दो स्वर होंगे दोनों ही एक समान होंगे, ठीक है। ये देखिए ई वाली है यहाँ पे ऊ वाले हैं, पर लेकिन जो ये होगा, जो व्यधि संधि होगी, वृद्धि संधि में क्या आएगा, यहाँ पे ये स्वर एक समान नहीं होंगे, ये अलग अलग स्वरों के मेल के बाद दीर्घ बनेगा, वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। किसकी वृद्धि होगी, वृद्धि होगी जो बाद में आ रहा है, ठीक है, उस बाद वाले की वृद्धि हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी उसमें, और वो बड़ा वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटा सा अंतर है वृद्धि संधि में और अपना दीर्घ संधि में। दीर्घ में हमेशा दोनों स्वर समान होंगे, और जो स्वर होगा उसी का वो दीर्घ बन जाएगा, पर लेकिन वृद्धि संधि में जो बाद वाला है, ठीक है, बाद वाला जो स्वर है उसका दीर्घ बन जाएगा। अब हम बात करते हैं यण संधि की। जब ई या ई के बाद ई वर्ण के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर आता है तो ई के स्थान पर य हो जाता है, ठीक है। अब देखो क्या बोला इन्होंने, ई और ई के बाद अगर ई वर्ण के अतिरिक्त, मतलब छोटी ई और बड़ी ई के बाद अगर छोटी ई के अलावा कोई और स्वर आता है, ठीक है, छोटी ई ना हो कोई और स्वर हो जाए तो वहां पे य आ जाता है, ये ई और ई के स्थान पर य आ जाता है। जैसे ई के साथ देखो अब ई नहीं आया, ई के बदले अ आ रहा है यहाँ पे, तो क्या बन गया, य बन गया। जैसे यदि जमा में अपि, यहाँ पे हम देखो छोटी ई आ रही है और यहाँ पे ए आ रहा है, तो क्या बन गया, यद्यपि आ गया ना द यहाँ पे। अति जमा में अधिक,
ठीक है। अति, छोटी ई की मात्रा आ रही है, और अ तो अत्यधिक, यह अपने आप जुड़ गए यहाँ पे, तो इस प्रकार होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये याद रखना, ई के साथ आ तो या बन जाएगा, और ई के साथ अ तो य बन जाएगा। इसी प्रकार ई के साथ अगर ऊ होगा तो स्वर वही रहेगा, पर लेकिन ई य के अंदर परिवर्तित हो जाएगी, य और ऊ, ठीक है। बड़ा ऊ तो बड़े ऊ की मात्रा हो जाएगी यहाँ पे, छोटा ऊ तो छोटे ऊ की मात्रा हो जाएगी। तो जहां कहीं भी ई है, ई के साथ अगर ई नहीं होगा, क्योंकि अगर ई और ई जमा में ई हो जाएगा, तो जैसे कि ये हमारा दोनों समान स्वर है, तो ये हमारे कौन से बन जाएंगे, अभी हमने बात की थी कौन से वाले, दीर्घ स्वर बनेंगे हमारे, ठीक है। तो ये दोनों समान हो जाएंगे तो ये दीर्घ स्वर बन जाएगा, तो ये हमेशा सीधे बड़ी ई में आ जाएगा। पर लेकिन यहाँ पे ये नियम लागू नहीं है, जहां कहीं पे भी बड़ी छोटी ई के बदले कोई और स्वर आ जाए तो वहां पे हमेशा ई य में बदल जाएगी, और जो भी पहले वाले के बाद जो दूसरे वाले का प्रथम जो स्वर होगा उसकी मात्रा बन के लग जाएगी य पे, ठीक है। इसी प्रकार ई के साथ ए, बड़ी ई के साथ बड़ा ए, तो देखो ये की मात्रा हो गई और यहाँ पे ए की मात्रा हो गई, ठीक है। इसी प्रकार होता है जब ऊ या ऊ के बाद ऊ वर्ण के अतिरिक्त, ठीक है, जैसे ये ई का बात मैंने बताई थी तो ये दीर्घ स्वर बन जाएगा। इसी प्रकार अगर ऊ के बाद ऊ वर्ण के अतिरिक्त, ऊ नहीं होना चाहिए, इसके अलावा और कोई भी स्वर आ जाए तो ऊ का व बन जाता है। जैसे यहाँ पे ई य में बदल जाती है, वैसे ऊ यहाँ पे व में बदल जाता है, और वही तरीका रहेगा, वही नियम रहेगा कि जो भी बाद वाला स्वर है वही स्वर मात्रा में बन के लग जाएगा, बस ऊ की जगह व आ जाएगा। जैसे अनु जमा में ए, तो यहाँ पे छोटा ऊ दिख रहा है और यहाँ पे हमें ए दिख रहा है, तो इन्होंने यही बोला है ऊ के साथ ऊ नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो दीर्घ स्वर में आ जाएगा। अब यहाँ पे ये यण संधि है, ठीक है, नहीं तो वो दीर्घ संधि में आ जाएगा, और ये यण संधि में हमारा परिवर्तन यही होगा कि जो समान स्वर नहीं होंगे, अन्य स्वर होंगे, और अन्य स्वर में क्या होगा, वो जो ई के जगह पे ये बन जाता है और ऊ की जगह पे व बन जाता है। तो यहाँ पे छोटा ऊ और यहाँ पे ए, तो यहाँ पे अनु ए अन्वय, ठीक है। न यहाँ पे देखो न अर्ध हो गया, व आ गया यहाँ पे पूरा ऊ, ना यहाँ पे ऊ, तो ऊ यहाँ पे व में परिवर्तित हो गया, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे सु जमा में अच, ठीक है, सु ऊ है, छोटा ऊ, प्लस में जमा में यहाँ पे क्या आ रहा है ए, ऊ और ए बन के क्या बन जाएगा व, तो यहाँ पे सु जमा में अच्छ स्वच्छ व बन गया ना। यहाँ पे सा के साथ कौन सी मात्रा थी, देखिए एक बात इसमें ये है कि जिसके साथ भी ऊ की मात्रा होगी वो शब्द अर्ध हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे न में थी ऊ की मात्रा, तो यहाँ पे न आधा आया है। इसी प्रकार यहाँ सा में थी ऊ की मात्रा, तो यहाँ पे स आधा आया है, ठीक। उसी प्रकार यहाँ पे सु जमा में आगत सा के साथ ऊ की मात्रा, तो यहाँ पे अर्ध सा हो गया, तो ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना होगा, ठीक। उसी प्रकार जो यहाँ पे छोटी ई की मात्रा जिसमें होगी वो आधा हो जाएगा, अर्ध हो जाएगा वो, ठीक है। अब हम आगे भी यही इसी प्रकार है, वाह हो गया, यहाँ पे ई के साथ वी हो गया, यहाँ पे ए के साथ वे हो गया। अब देखिए जहाँ पे री के बाद री के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर आता है, ठीक है, क्योंकि री के साथ री आएगा तो वो तो फिर से वही दीर्घ संधि वाला हो जाएगा, तो री के अलावा कोई और स्वर आता है तो वो र में बदल जाता है, ठीक है। अब याद रखना यहाँ पे हमें 3 बातें याद रखनी है। ई हमेशा किस में बदलता है, य में, ठीक है, ई हमेशा किस में बदलेगा, य में, और ऊ हमेशा किस में बदलेगा, व में, और जो री होता है हमारा वो बदल जाएगा किसमें, र में, और ये सभी अर्ध होते हैं, ठीक है, ये पूर्ण नहीं होते, ये सभी अर्ध होते हैं। तो यहाँ पे अब हम नियम के अनुसार देख लेते हैं। जैसे नियम वही है जैसे इसमें था कि मात्रा जो भी स्वर होगा उसकी मात्रा बन जाएगी आगे। जैसे ए है तो अर्ध रह हो गया, आ की मात्रा लग गई, यहाँ पे देखिए ऊ है तो ऊ की मात्रा लग गई, री है तो ई की मात्रा लग गई, तो इस प्रकार, ठीक है। तो और जो री है वो र में बदल जाएगा, जैसे पितृ अनुमति, ठीक है। तो अब देखो त आधा हो जाएगा, त आधा हो जाएगा क्योंकि ये जो री है वो कहाँ आ रहा है, त में आ रहा है, और फिर अगला जो स्वर है वो क्या है, अ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, र। तो हम जब त अर्ध त में हम र को जोड़ते हैं तो वो बन जाता है त्र, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, त्र बन जाता है।
तो यहाँ पे क्या है, पित्रानुमति, पित्रानुमति, ठीक है। तो ये हो गया ना अर्ध त, क्योंकि त में र है तो वो अर्ध हो गया, और यहाँ पे ये परिवर्तन किसमें हुआ, र में, ठीक है। तो यहाँ पे र में परिवर्तन होने के कारण आधा त जब र के साथ जुड़ता है तो वो त्र बन जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, पित्रानुमति का पित्रानुमति। उसी प्रकार पित्र आदेश पित्रादेश, पित्राज्ञा पित्राज्ञा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अयादि संधि के बारे में। ए या ए के बाद ए वर्ण के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर आता है तो ए का अर्थ अय और ए का आय हो जाता है, ठीक है। जो छोटा ए होगा उसका क्या हो जाएगा, अय, और बड़े ए का क्या हो जाएगा, आय। अब देखिए किस प्रकार, ए के बाद ए आए तो अय बन जाता है। जैसे ने जमा में अन, यहाँ पे ए है और यहाँ पे अ है तो क्या बन गया, नयन। देखो अ इसमें लोप हो गया न में, ठीक है। और य यहाँ पे ये रहा, य आ गया। इसी प्रकार चे जमा में अन, चयन। ए के बाद ए आए तो भी तो आय बन जाता है। बड़े ए के बाद अगर ए आता है तो वो आ बन जाता है। जैसे न अक, नायक, ठीक है। बड़े ए की मात्रा है और यहाँ पे अ है, दोनों का योग होके क्या बन गया, आय। तो न में आ का लोप हो गया और आ की मात्रा यहाँ लग गई ना में, तो ये हो गया नाय, ठीक है। तो ये नायक। इसी प्रकार अब ए के साथ अगर ई आए तो आई हो जाएगा। अब यहाँ पे ओ के बाद ए आए तो अब हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो जैसे गै जमा में इका, गायिका। अब ओ के साथ ए बताया इन्होंने, अब हो जाएगा तो हो जमा में अन, ओ और ए, हवन। इसी प्रकार ओ के बाद ई आए तो अभी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि छोटी ई है, व में छोटी ई की मात्रा लग गई, अभी। तो जो भो इष्य तो क्या हो गया, भविष्य, क्योंकि यहाँ पे ओ की मात्रा और छोटी ई है तो भविष्य। औ के बाद ए आए तो आव बन जाता है। तो यहाँ पे पौ जमा में अन, औ के साथ ए क्या बनता है, आव। तो क्या बना, अ व आ गया ना यहाँ पे, आ व, तो पवन, ठीक है। पौ अन के साथ क्या बनता है, पवन। औ के बाद ई आए तो अभी आवी बन जाता है। अब नौ इक, ठीक है। औ ई तो क्या बन गया, नाविक, नौ इक का नाविक। अब औ के बाद उ आए तो आवू बन जाता है, ठीक है। क्या बन जाता है, आवू। जैसे भौ जमा में उक, औ उ तो क्या बन गया, भावुक, ठीक है। अब हम बात करते हैं व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन तथा स्वर तथा व्यंजन के या व्यंजन तथा व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। किसका, व्यंजन के साथ यदि स्वर आ जाए, स्वर के साथ या व्यंजन आ जाए, या व्यंजन के साथ व्यंजन आ जाए, ठीक है। अब आपको तो पता ही होगा ना स्वर और व्यंजन कौन से होते हैं। व्यंजन होते हैं हमारे क, ख, ग, घ, ठीक है। तो इनके साथ अगर कोई स्वर आ जाता है, जैसे ए आ ई, ठीक है, ये दोनों आ जाए, व्यंजन के साथ स्वर, स्वर के साथ व्यंजन या व्यंजन के साथ व्यंजन, तो हमेशा क्या रहेगा, व्यंजन ही बनेगा। तो वो क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि। जैसे उत जमा में चारण, ठीक है, यहाँ पे त है और यहाँ पे क्या, च, यानी कि दोनों क्या हो गए, व्यंजन और व्यंजन। तो यहाँ पे क्या हो गया, उच्चारण, ठीक है। यहाँ पे त में च मिल गया, यानी कि दोनों के दोनों व्यंजन है। अब यहाँ पे क है और यहाँ पे ई है, तो ये क्या हो गया, व्यंजन और स्वर। ये व्यंजन है, ये स्वर है, तो बन गया यहाँ पे गी, वाक ईस, वागीश। अब त और हा, ठीक है, तय और है, यहाँ पे दोनों के दोनों व्यंजन है, तो यहाँ पे क्या बन गया, दद, उत्हार, उद्धार। व्यंजन संधि में यहाँ पे बहुत ही थोड़े उसमें बताया हुआ है, आप अगली कक्षा में इसे और भी विस्तार से जानेंगे। अभी आपने विस्तार से स्वर संधि को जाना है। तो व्यंजन संधि इसी प्रकार होती है। इसमें मुख्य बात आप यही समझ लीजिए कि व्यंजन के साथ स्वर, स्वर के साथ व्यंजन और व्यंजन के साथ व्यंजन, इस प्रकार होने पर ही व्यंजन संधि बनती है, ठीक है। उसके लिए इन्होंने 3 उदाहरण यहाँ पे दिए हुए हैं। त के साथ च तो अर्ध च और पूर्ण च बन गया, ठीक है। तो उत जमा में चारण, उच्चारण हुआ। इसी प्रकार क के साथ ई यानी व्यंजन के साथ स्वर मिलाया तो गी बन गया यहाँ पे। तो इसी प्रकार ये परिवर्तन होते हैं। यहाँ पे अब आपको लग रहा होगा यहाँ पे ग किस तरह आया, क के साथ ई का, तो ये एक नियम होता है। उस नियम में यही है कि जो क है तो क का तीसरा वर्ण क ख ग यहाँ पे ग हो जाएगा। इसी प्रकार कोई भी वर्ण होगा उसका तीसरा वर्ण यहाँ पे आ जाएगा। इसी प्रकार ये त और ह के साथ, ठीक है, जहां कहीं भी ह होगा तो वहां पे पहला वाला वर्ण तीसरे वाला त थ द,
ठीक है, तो तीसरा वाला वर्ण हो जाता है। तो ये बहुत ही ज्यादा नियम है, अभी आप सिर्फ इतना ही जाने यही काफी है। आगे हम बात करते हैं विसर्ग संधि की। विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, विसर्ग होते हैं ये, इनके बाद अब वहां पे चाहे स्वर आए चाहे व्यंजन आए, उन दोनों के कारण जो परिवर्तन आएगा तो उसे हम विसर्ग संधि कहेंगे। जैसे मनहा जमा में ज, तो मनहा ज मनोज, वह जमा में विद्ध, तो व्युद्ध। ठीक है, दु जमा में साहस, दुस्साहस। व्यंजन तथा विसर्ग संधि के बारे में विस्तार से तुम अगली कक्षाओं में पढ़ोगे। ठीक है, बोला है ना इसमें व्यंजन तथा विसर्ग संधि के बारे में। अभी इन्होंने कुछ ही उदाहरण करके यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो अभी आप केवल स्वर संधि के बारे में इसमें आपने विस्तार से जाना, व्यंजन और जो विसर्ग संधि है उसके बारे में हम अगली कक्षाओं में चर्चा करेंगे। तो मैंने आपको ये स्वर संधि के बारे में काफी अच्छे से बता दिया, आप इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, क्योंकि इसमें नियम है। जैसे कि आप गणित में, मैथ में देखते हैं नियम, उसी प्रकार इनमें भी कुछ नियम होते हैं, ये आपको याद रखने बहुत जरूरी है, तभी आप सही संधि कर पाएंगे, अन्यथा आप गलत करेंगे। तो आप इसे पढ़ें और समझें, और अगर आपको इसका अभ्यास करने में या संधि को समझने में कोई कठिनाई परेशानी हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।